नमस्कार। आज पेश है बचपन की मासूमियत, जिज्ञासाओं और अटल विश्वास को दर्शाती लेखक उदय प्रकाश की कहानी डिबिया। डिबिया अभी तक मेरे पास है। कई वर्षों से मैंने उसे खोलकर भी नहीं देखा, लेकिन उसे खोलने का निर्णय पूरी तरह मुझ पर निर्भर करता है। समाज या कोई दोस्त भी मुझ पर यह दबाव नहीं डाल सकता कि उसका ढक्कन सिर्फ इसलिए खोल दूं कि इससे मेरी बातों के प्रति उनका विश्वास पैदा हो जाएगा। नहीं तो मैं कभी भी जीवन भर विश्वसनीयता हासिल नहीं कर सकूंगा। यानी अगर मुझे अपने अनुभव की सत्यता को प्रमाणित करना है, तो मैं उन लोगों के सामने अपनी उस डिबिया का ढक्कन हटा दूं, जो वरन मुझ पर विश्वास नहीं करते। मेरे अनुभव जिन्हें अविश्वसनीय लगते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये कैसे पता चले कि उन लोगों का विश्वास हासिल करना मेरे लिए इस डिबिया को खोलने के जोखिम और दांव से ज़्यादा मूल्यवान है। ये भी तो हो सकता है कि उन सब को मेरी बात के प्रमाणित हो जाने पर सिर्फ मेरे इस एक अनुभव पर विश्वास हो जाए, लेकिन दूसरे बाकी सारे अनुभवों को वो फिर से अविश्वसनीय मानते रहें। ऐसे में तो मैं अपनी बात उन तमाम लोगों के सामने प्रमाणित करते करते ही बुढ़ा हो जाऊंगा, मर भी जाऊंगा, और तब भी मेरे बहुत से अनुभव अप्रमाणित ही रह जाएंगे। यानी अंततः मैं उन लोगों के लिए अविश्वसनीय ही बना रहूंगा। फिर एक सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उन दूसरे बाकी अनुभवों का प्रमाण देने के लिए मेरे पास दूसरी डिबिया भी नहीं है। मैं किस तरह से अपने जीवन की सत्यता को इतने सारे लोगों के लिए प्रमाणित करता रहूं? यही कारण है कि मैं उस डिबिया का ढक्कन नहीं हटाता, अकेले में भी नहीं, दूसरों के सामने भी नहीं। क्योंकि संदेह मुझे कभी-कभी अपने ऊपर भी होता है। इतने वर्षों बाद मैं भी तो उस एक अनुभव के लिए एक दूसरा आदमी बन चुका हूँ। वो डिब्बी बचपन से मेरे पास है। उसकी कहानी बहुत छोटी सी है, ऐसी भी नहीं है कि अरुचिकर हो। तो था ये कि उस समय मेरी उम्र 8 साल की रही होगी। 7वें साल से दूधिया दाँत टूटने लगते हैं, लेकिन तब तक दाढ़ में वो दाँत नहीं उग पाते जिनसे अक्ल पैदा होती है। हमारा घर गाँव में है। पहले मिट्टी का घर था, छप्पर खपरैल की होती थी, अभी भी खपरैल की ही होती है। गाँव से लगा हुआ जंगल था। जंगल में लंगूर बहुत होते थे। बल्कि लंगूर शब्द मैंने काफ़ी बाद में सीखा किताबों से। हम उन्हें काले मुंह का बंदर कहते थे। और कौवे बहुत होते थे। हमारी दादी खाना खाने के बाद दोपहर आंगन में कौवों को बुलाती थीं खाना देने के लिए, तो पूरे आंगन में भर जाते थे। लंगूर और कौवे दोनों हमारे घर की छप्पर के दुश्मन थे। लंगूर छप्पर पर दौड़ते तो खपरैल टूट जाते। कौवे भी जगह जगह से खपरैलों को हटा देते थे। जहाँ जहाँ खपरेलें फूट गई होती थीं, वहाँ बरसात का पानी घर के अंदर टपकने लगता था। हम वहाँ खाली बाल्टी रख देते थे। लेकिन जब बारिश न होती, तो उन छेदों से धूप कमरे के भीतर फर्श पर गिरती थी। फर्श पर धूप के वो गोल टुकड़े बहुत रहस्यपूर्ण, आकर्षक और कुछ कुछ जीवित लगते थे। वो टुकड़े सूर्य के साथ साथ सरकते थे और उनका आकार भी बदलता जाता था।
जिस टुकड़े को सुबह मैं किसी मछली के रूप में देख जाता था, दोपहर वो हाथी के रूप में होता, या मुंह फाड़े हुए राक्षस की तरह। कभी कभी किरणों का कोण या सूर्य की स्थिति बदलने से कोई टुकड़ा अदृश्य भी हो जाता था। देखते देखते वो छोटा होता जाता और फिर अंतर्ध्यान हो जाता, अगले दिन ठीक उसी समय पर प्रकट होने के लिए। कभी कभी कमरे में कई ऐसे टुकड़े दिखने लगते, फिर धीरे धीरे छोटे वाले टुकड़े सब गायब हो जाते और जो सबसे बड़ा होता वो सबसे देर तक टिकता। उन टुकड़ों के साथ एक बात और भी थी। कमरे में अंधेरे में जिस जगह वो गिरते, वहाँ अपने चमकदार अस्तित्व के चारों ओर वृत्ताकार रोशनी का एक मध्यम दायरा और बनाते थे। उस दायरे में आकाश का धुंधला प्रतिबिंब होता था, उल्टा आकाश, हल्के नीले रंग का। चिड़ियाँ कभी अगर ऊपर से जाती तो कमरे के अंदर उनकी उड़ती हुई परछाई गुजर जाती। रेंगते हुए बादल दिखते। कभी कभी ये बादल उस टुकड़े को ही ढक लेते थे। तब ऐसे में कुछ भी न बचता, न प्रतिबिंब, न टुकड़ा। वो टुकड़े मुझे बहुत जीवित और जादुई लगते थे। मैं उन्हें अपने साथ वहाँ से दूसरी किसी जगह ले जाने के फेर में रहता। इतना तो निश्चित था कि इनमें जीवन था, और उनके साथ मैं सिर्फ किसी पराये दर्शक जैसा संबंध नहीं रखना चाहता था। मैं उनके साथ इस पूरे दिन भर के खेल में शामिल होना चाहता था। मैं बहुत कोशिश करता, लेकिन वो अपनी जगह से कहीं नहीं जाते थे। जिस चीज़ को मैं उनके नीचे रखता वो उसके ऊपर आ तो जाते, लेकिन उसे खींचते ही वो वहीं रह जाते। हथेली में वो रहते, लेकिन मुट्ठियाँ बांधते ही वो उंगलियों के ऊपर आ जाते और मेरा हाथ खाली ही लौट आता। कई बार हार कर गुस्से में मैं उन्हें ज़ोर ज़ोर से पीटता, लात मारता, लोहे से ज़मीन खोद डालता, लेकिन वो बिल्कुल अप्रभावित रहते थे। मेरे प्रति उनकी ये तटस्थता मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। फिर उस दिन ऐसा हुआ, मैं अकेला था, ये रसोई थी, एक बड़ा सा सुंदर सा टुकड़ा वहाँ गिरा हुआ खेल रहा था। माँ खाना बनाकर कहीं चली गई थीं। मैंने उस टुकड़े को खूब प्यार करने की कोशिश की, उसे चूमा। फिर मैंने भात और दाल निकाल कर उसे दिया। रसोई में बेना रखा हुआ था, चूल्हे की आग को हवा करने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। मैंने बेने के ऊपर उस टुकड़े को रखा और उसे खींचा। मैंने देख लिया कि वो बेने के साथ साथ सरक रहा है। वो आ रहा था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी। वो अब छप्पर से मुक्त हो चुका था, सूर्य से भी। मेरे साथ उसका संबंध बन चुका था और उसने अपने बाकी सारे संबंध तोड़ दिए थे। वो मेरा था, सिर्फ मेरा। मैं उसे रसोई घर के दूसरे कोने तक ले गया। फिर मैंने उससे प्यार से कहा, मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी आया। और मैं भागा। टीन की ये डिबिया जिसमें पहले माँ का काजल था, उसे लेकर मैं लौटा। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, बेने के ऊपर, धीरे धीरे कांपता हुआ। मैंने तभी से उसे इस डिबिया में बंद कर रखा है। मैं जानता हूँ कि वो वहीं है, वो हमेशा वहीं है, वो हमेशा वहीं रहेगा, और ये बात सच है। क्या इस डिबिया का ढक्कन हटाकर
उसे खो देने का इतना बड़ा खतरा मैं सिर्फ इसलिए मोल लूं कि इससे उन लोगों को मेरे इस अनुभव पर विश्वास हो जाएगा, वरन मैं उनका विश्वास कभी हासिल नहीं कर सकूंगा। लेकिन जो नहीं है, उसके लिए जो है, उसे दांव पर लगाना क्या कोई समझदारी है? धन्यवाद।